हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएस 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास का चैप्टर 23 करेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण एवं सतत विकास। इंग्लिश में इसे कहते हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में तकरीबन आप सभी को पता होगा, ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ा आपने सतत विकास के बारे में, कि आने वाली पीढ़ियों तक संसाधनों को बचा के रखना। संसाधनों को, जो प्राकृतिक संसाधन है जिनको हम अत्यधिक खर्च कर रहे हैं विकास के उसमें, तो विकास इस तरीके से किया जाए कि जिससे आने वाली पीढ़ियों तक भी ये प्राकृतिक संसाधन बचे रहे। तो उसके लिए सरकार हस्ताक्षर करती है कई कई सम्मेलनों पे कि हम किस तरीके से अपना विकास सस्टेनेबल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का तो मोटा मोटा थोड़ा सा लिख दिया मैंने, इसमें हमारे चैप्टर में है नहीं तरह का, फिर भी थोड़ा मटेरियल आपके पास हो जाएगी आंसर लिखने के लिए, कि अगर आंसर में आपको थोड़ा बढ़ाना पड़े तो आप इस तरीके से सतत विकास को जोड़ सकते हैं पर्यावरण को। तो दोनों सेम ही है वैसे, तो थोड़े बहुत ही आपको आंसर में लिखने के लिए मदद मिल जाएगी, मटेरियल के लिए है। पर्यावरण जो हमारे चारों ओर मौजूद सभी जैविक और गैर जैविक तत्वों का समग्रता है, जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य है। यह जीवों और अनेक भौतिक वातावरण के बीच जटिल अंतः क्रियाओं का एक गतिशील तंत्र है। एक दूसरे के साथ क्रिया करते रहते हैं तो जीव, जो पृथ्वी की जलवायु, मौसम पैटर्न और समग्र पारिस्थितिक तंत्र को निर्धारित करता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको निर्धारित करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो जीव मंडल देख लेते हैं। जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल और जीवन मंडल सम्मिलित है। इन घटकों के बीच में जटिल अंत क्रियाएं जीवन चक्र को संचालित करती हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होते हैं, जैसे जल, वायु, खनिज, जीवाश्म ईंधन, कोयला, वनस्पति आदि। इनका मानव जीवन की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्व है। इन्हीं का अत्यधिक दोहन करने के कारण ही सतत विकास की जरूरत पड़ी हमें। पारिस्थितिक तंत्र परस्पर क्रिया करने वाले जीवों और उनके भौतिक वातावरण का समूह। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र और जैव विविधता होती है। जैव विविधता पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता, जिसमें जीन, प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। यह ग्रह के स्वस्थ और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारे ऊपर उसके बारे में प्रदूषण किस तरीके से पर्यावरण को ठेस पहुंचा रहा है। प्रदूषण की एक छोटी सी परिभाषा, हानिकारक पदार्थों द्वारा वायु, जल, मृदा या ध्वनि की गुणवत्ता में गिरावट। इन चीजों की गुणवत्ता में गिरावट को ही प्रदूषण कहते हैं। छोटी सी एक लाइन की परिभाषा। प्रदूषण के प्रकार हमारे वायु, जल, मृदा और ध्वनि है। इनके बारे में देख लीजिए। वायु हानिकारक गैसों, धूलकणों और रसायनों का उत्सर्जन। जल में रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रदूषकों का प्रवेश। मृदा प्रदूषण, मिट्टी में रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रदूषकों का जमाव। ध्वनि प्रदूषण, तेज और अप्रिय ध्वनि का प्रसार। इनके बारे में आपको पता ही है, इनको आप लिख लोगे ऐसे बड़े तो बढ़ा के इनको। प्रदूषण के कारण हमारे अत्यधिक औद्योगिकरण, वाहनों का उत्सर्जन, कृषि गतिविधियां, यानी कृषि गतिविधियों में जो अत्यधिक विकासपन आ रहा है, जिसमें वे उर्वरक का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, उससे भी प्रदूषण जमीन को बहुत ज्यादा हो रहा है। कचरा प्रबंधन में लापरवाही, कचरा एक जगह जमा कराया जा रहा है पर उसका निपटान नहीं किया जा रहा है। इतना कचरा तो निकल रहा है घरों से, पर उसका निपटान उतनी तेजी से नहीं हो रहा। प्रदूषण के प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियां, क्या क्या करना चाहिए प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने वाले कानूनों और विनियमों का कार्यान्वयन करना चाहिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास को अपनाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और साइकिल चलाने को बढ़ावा देना चाहिए। वृक्षारोपण और वनीकरण करना चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का महत्व मानव जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सतत विकास और संरक्षण नीतियां, टिकाऊ उपयोग नीतियां बनानी चाहिए। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना चाहिए। लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना चाहिए। संसाधनों का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, रिसाइकल और यूज करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए। सतत विकास की अवधारणा देख लेते हैं हम। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं किए बिना। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसकी जो अवधारणा कब किस तरह से आई, विकसित हुई, इसकी सतत विकास की अवधारणा, उसके बारे में देख लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम में एक आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणों और विकास के बीच संबंध को साझा करना, समझना और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं: पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक जागरूकता और कार्य योजना।
पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने क्या कहा, पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार के महत्व को स्वीकार किया गया कि हमें अब इसको एक मुद्दा माना गया कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी और उसको सुधार करना पड़ेगा अपने विकास करने के तरीके को थोड़ा। वैश्विक जागरूकता, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। कार्य योजना, पर्यावरण संरक्षण के लिए 26 सिद्धांत और 109 अनुसूची दी गई। फिर 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न हो। ये उसकी इस रिपोर्ट में उन्होंने सतत विकास की परिभाषित दी। फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसमें पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन सतत विकास की अवधारणा को और व्यापक और गहन बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों को अपनाया गया। इसमें 27 सिद्धांत शामिल हैं जो सतत विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत इस प्रकार है। मानव केंद्रित विकास, मानव जाति सतत विकास की चिंता में केंद्र है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का विकास के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है कि पर्यावरण को संरक्षण को एक अहम मुद्दा, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा माना गया कि इसको भाई सभी को मिलकर ही सॉल्व करना होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, जब ओजोन परत में छिद्र हुआ था जब ये इसके बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचा जाने लगा जाता। पर्यावरण पूर्व सावधानी सिद्धांत, पर्यावरणीय क्षति के संभावित खतरों से बचने के लिए पूर्व सावधानी बरतने का सिद्धांत। समुदायों की भागीदारी, सतत विकास में समुदाय की सक्रिय भागीदारी का महत्व। फिर उसी टाइम 1992 में ही एजेंडा 21 एक दस्तावेज था जिस पे बहुत देशों के हस्ताक्षर हुए थे। व्यापक कार्य योजना है जिसे 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। ये 21वीं सदी के लिए पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें 4 मुख्य भाग शामिल है। इसमें वैसे तो टोटल 30 अध्याय हैं, उनमें 21 मुख्य भाग हैं, उनमें 21 भाग हैं और उसमें से कुछ ये 4 मुख्य भाग मैंने इसमें ऐड किए हैं। सामाजिक और आर्थिक आय, जिसमें गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को कम करना, स्वास्थ्य देखभाल करना, जनसंख्या स्थिरता और स्थायी बस्तियों का विकास। पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वायु, भूमि, जल, वन और जैव विविधता के सतत उपयोग और प्रबंधन के उपाय पर जोर दिया गया। प्रमुख समूहों की भूमिका, महिलाओं, बच्चों, युवाओं, आदिवासियों, एनजीओ और स्थानीय सरकारों की भूमिका और भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया कि बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाए किस तरीके से हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और किस तरीके से हमें लिमिटेड साधनों का यूज करना है, कम से कम रीयूज करना है, RRR की पद्धति यूज करनी है, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। क्रियान्वयन साधन, वित्तीय साधन, तकनीकी सहयोग, विज्ञान, शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। फिर आते हमारे UNFCCC 1992 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करना ताकि जलवायु प्रणाली के साथ मानव हस्तक्षेप के खतरा जो खतरनाक स्तर तक न बढ़ने दिया जा सके। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, जो छीन हो रही है, उसमें ग्रीन हाउस गैसों का बहुत अहम भूमिका है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कमी के लिए प्रतिबंध बाधाएं लगाई गई। वित्तीय और तकनीकी सहयोग, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब एक निश्चय किया गया कि हमें जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को ये टेक्नोलॉजी देंगे कि जिससे वो इतना प्रदूषण ना फैलाएंगे, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करेंगे। राष्ट्रीय संचार, देशों को अपने जलवायु संबंधी कार्यों और नीतियों के लिए नियमित रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अनुकूलन और शमन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन और शमन उपायों का बढ़ाया गया। जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992 में जैव विविधता की रक्षा और उसका सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, सभी स्तरों पर जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना, सतत उपयोग, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग करना ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रह सके, लाभ और निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा, जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, सतत विकास के 3 स्तंभ है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभों के रूप में स्वीकार किया गया। वैश्विक साझेदारी, वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया गया। स्थानीय और वैश्विक पहले, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित कार्यवाही पर जोर दिया गया। सतत विकास के कुछ मुख्य घटक, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण। आर्थिक स्थिरता में दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि और संसाधनों को कुशल उपयोग ध्यान से बरतना चाहिए इन चीजों का। आर्थिक जो संसाधन है हमारे प्राकृतिक संसाधन।
सामाजिक न्याय, समान अवसर, गरीबी को कम करना और समाज के सभी वर्गों को भागीदारी देना। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता की सुरक्षा, ये कुछ मुख्य घटक है इसके। अब सतत विकास के लिए कुछ रणनीतियां, हरित प्रौद्योगिकी, पर्यावरण मित्र तकनीकों का उपयोग, यानी इस तरीके की टेक्नोलॉजी उपयोग करना जो पर्यावरण को ठेस न पहुंचाए। नवीनीकरण ऊर्जा, सौर, पवन, जल ऊर्जा का उपयोग करना, ना कि जो खनिज है, कोयले का उपयोग करना एनर्जी बनाने के लिए। नीतिगत सुधार, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाए। शिक्षा और जागरूकता, पर्यावरणीय शिक्षा और जन जागरूकता अभियान। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदायों को भागीदारी और सहयोग। ये तो कुछ हो गया। भी कुछ क्वेश्चन टाइप मैंने ऐड किया नीचे, इसमें 4 क्वेश्चन, इनको देख लीजिएगा। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? एक किस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके बारे में, आपके क्वेश्चन पे उसमें एग्जाम में। सतत विकास में यह समझाता है कि यह एक ऐसा विकास है जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। इसका मतलब है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करेंगे कि वे लंबे समय तक उपलब्ध रहें और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। सतत विकास की विचार 3 मुख्य स्तंभों में, आर्थिक विकास, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण। जैसे हमने पढ़ा अभी, हमें अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि वह दीर्घकालीन हो और सभी को लाभ पहुंचे। सामाजिक विकास, समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए समानता और न्याय सुनिश्चित करना, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी उन्मूलन शामिल है। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनः उपयोग, रीयूज। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी गतिविधियां पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा सतत विकास में सामुदायिक भागीदारी, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग और हरित प्रौद्योगिकी का विकास भी महत्वपूर्ण है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों के पर्यावरणीय सामाजिक प्रभावों को समझें और उन्हें कम करने का प्रयास करें। अब इसमें हम अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू डाले तो मेरे लिए एक लास्ट में कुछ लाइन डालने पड़ते हैं मेरे निष्कर्ष में। मेरे लिए सतत विकास का मतलब एक बेहतर और संतुलित भविष्य को और कदम बढ़ाना है, जहां आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सभी पहलुओं में संतुलन हो। इससे न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और संपन्न जीवन सुनिश्चित कर सकेंगे। इस तरीके का छोटा शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने इसको अगर टिप्पणी आई आपके बारे में, सतत विकास के बारे में, तो उसमें आप ये इतना भी लिख सकते हैं। आपका 1 पेज 1.5 पेज तो हो जाएगा इसमें। सतत विकास की अवधारणा ने कैसे जन्म लिया, इसमें किस तरीके से 1987, 1992, 1972 इन सभी का चरण आपको लिखते आना है। हर एक बारे में किस तरीके से चिंता उभर आई पर्यावरण को लेकर। सतत विकास की अवधारणा जन्म धीरे धीरे 20वीं सदी के दौरान यह कई विचारों और घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें पर्यावरणीय चिंता 20वीं सदी में उत्तरार्ध में प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे पर्यावरणीय समस्याओं के बाहरी जागरूकता बढ़ी। 1965 में साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसने रसायनों के उपयोग के खतरों के बारे में चेतावनी दी और पर्यावरण आंदोलन की गति दी। विकास की सीमा यह स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक विकास मॉडल या जो आर्थिक विकास पर केंद्रित थे, पर्यावरणीय क्षति और समाज असमानता को कारण बन रहे थे। 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसने तर्क दिया कि ग्रह की सीमित संसाधन आर्थिक विकास की निरंतर वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। सामाजिक न्याय और समानता, गरीबी, भूख और असमानता जैसी सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ी। 1987 में ब्रैडलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसने सतत विकास की ऐसी विकास गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता भी रखती है, उनको खतरे में डालती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, 1992 में रियो डी जेनेरियो ने पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCDE आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 180 देशों ने एजेंडा 21 नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना शामिल थी। सतत विकास की अवधारणा इन सभी विचारों और घटनाओं से विकसित हुई है। ये एक ऐसा विकास मॉडल है जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक जागरूकता को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह को स्वस्थ और रहने योग्य छोड़े। सतत विकास आज भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। इसमें और भी विकसित होना बाकी, और भी काम करने बाकी। एक क्वेश्चन है ये, विकसित और विकासशील विश्व के संदर्भ में जो सतत विकास की संकल्पना के लिहाज में किस प्रकार टकराव है इन दोनों विकसित और विकासशील देशों के, तो उसके बारे में, क्योंकि विकसित देश विकसित हो गए हैं, अब जिन दस्तावेजों पे साइन हो गए उन पर विकासशील देशों के भी साइन करवा रहे हैं, तो वे कह रहे कि अब तुम्हें भी ये चीजें यूज नहीं करनी, पर ये चीजें अगर वो यूज नहीं करेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, उन्होंने तो अपना विकास कर लिया है। अब उन्हीं पॉइंटों के हिसाब से समझेंगे इनको। सतत विकास की अवधारणा जो कि आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है, विकसित और विकासशील देशों के बीच कई टकरावों का विषय बन गई है। इन टकरावों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं ये। विकास की प्राथमिकताएं, किस तरीके से विकसित देश सोचते हैं और विकासशील देश सोचते हैं। अब विकास के बारे में, विकसित देश पहले ही उच्च जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने पहले ही विकसित अपने देश को कर लिया है। इनकी प्राथमिकताएं अब पर्यावरण संरक्षण और सतत उत्पादन पर अधिक है। विकासशील देश गरीबी, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
इनकी प्राथमिकताएं आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर अधिक है। अभी इनका मुद्दा ये है विकास के लिए। पर्यावरणीय जिम्मेदारी, विकसित देश की जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, औद्योगिकरण और उपभोग के कारण ऐतिहासिक रूप से यानी पहले से ही अधिकांश रूप में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कर चुका है। जो विकसित देश है ये, और पर्यावरण को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा चुके हैं। ये विकासशील देशों पर कम उत्सर्जन लक्ष्य थोपने के लिए विरोध करते हैं। अब ये कहते हैं कि जो विकासशील देश हैं वे उत्सर्जन करना बिल्कुल रोक दें, पर्यावरण को ठेस हो रही है जो उनके विकास को बाधित कर सकते हैं। विकासशील देश तर्क देते हैं कि विकसित देशों ने पहले अपना विकास पूरा किया है और अब उन्हें पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये विकासशील देश कहते हैं। जो ये बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं उनमें जब डिबेट्स होती हैं उनमें इस तरीके के पॉइंट रखे जाते हैं। तकनीकी हस्तांतरण और वित्तीय सहायता, विकासशील देश सतत विकास, तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा तक की पहुंच की मांग करते हैं। ये विकासशील देश कि हमें सतत विकास हमें तकनीकी ऐसी तकनीकी टेक्नोलॉजी प्रदान कर दीजिए आप कि हम अपना विकास भी करते रहें, और स्वच्छ ऊर्जा दे दीजिए, हमें तरीके दे दीजिए, टेक्नोलॉजी दे दीजिए। हम उस तरीके की अब यूज नहीं करेंगे जो प्रकृति को ठेस पहुंचा रही है, जिसके लिए विकसित देशों से वित्तीय सहायता की आवश्यक है। उनसे पैसा मांग रहे हैं। विकसित देश तकनीकी हस्तांतरण और वित्तीय सहायता को लेकर शर्तें लगाते हैं। ये कुछ शर्तें थोपते हैं इन पर विकासशील देशों पर, अगर हम तुम्हें ये देंगे तो ये शर्तें हैं, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा और पर्यावरणीय मानकों का पालन करना, जीवन शैली को और उपभोग। प्राकृतिक विकसित देश उच्च उपभोग वाली जीवन शैली अपनाते हैं जिसके पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। विकासशील देशों से भी ऐसे ही करने की अपेक्षा करते हैं। विकासशील देश तर्क देते हैं कि वे विकसित देशों के समान पर्यावरण क्षति वहन नहीं कर सकते। विकसित देशों से अपनी जीवन शैली को बदलने और अधिक टिकाऊ तरीके से अपनाने का आग्रह करते हैं। ये उनको कहते हैं कि तुम अपना ठीक कर लो, खान पीन, रहने सहन। निष्कर्ष, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच में सहयोग और समझौता आवश्यक है। विकसित देशों की वित्तीय सहायता और तकनीकी हस्तांतरण प्रदान करने और अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विकासशील देशों को भी टिकाऊ विकास रणनीति अपनाने और पर्यावरणीय मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। यह टकराव जटिल मुद्दा है जिसके लिए सभी पक्षों द्वारा समाधान ढूंढना होगा, और ताकि यह एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, सतत विकास के संकेतक क्या है? सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्रगति को मापने ट्रैक करने के लिए सतत विकास संकेतक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर CDIS का उपयोग किया जाता है। यह संकेतक विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए डेटा और मापदंड प्रदान करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, और नीचे देखेंगे जिस सामाजिक में गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा और लिंग, इन चीजों को हम देखते हैं कि किस देश में कितना है, उसके हिसाब से ये देखते हैं कि किस तरीके से वहां का सतत विकास चल रहा है। गरीबी में जैसे अत्यधिक गरीबी दर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत देखते हैं। भूख से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, कुपोषण दर, स्वास्थ्य, जीवन प्रतिशत और मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण दर, शिक्षा साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन दर, लिंग, लैंगिक समानता सूचकांक, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं। आर्थिक और पर्यावरणीय, आर्थिक में आर्थिक विकास, समानता, उत्पादकता और बुनियादी ढांचा, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति की सकल घरेलू उत्पाद GDP, वृद्धि दर, रोजगार दर। असमानता में आय असमानता सूचकांक, जीनी सूचकांक। उत्पादकता, प्रति व्यक्ति श्रम उत्पादकता। बुनियादी ढांचा, बिजली तक पहुंच, स्वच्छ जल तक पहुंच और सड़क संपर्क। पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन। और शासन में शांति और न्याय, संस्थाएं, समानता और सहभागिता। अब सतत विकास के संकेतकों का महत्व, प्रगति की ट्रैक रखना, वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के मापने और ट्रैक रखने की मदद करते हैं। नीति निर्माण को सूचित करना, वे नीति निर्माण और निर्णय लेने के लिए डेटा और साक्ष्य प्रदान करते हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करना, वे सरकार और अन्य हितधारकों को जवाब ठहराने की मदद करते हैं जिन्होंने साइन किए हुए उन पर, जैसे एजेंडा 21 वगैरह पर। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, वे सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर फिर भी बड़ा ही हो गया आपका, छोटा चैप्टर था ये, 22 मिनट्स का हो गया। तो इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा मटेरियल इसमें इसलिए रखा कि आपको वैसे लगता है कि छोटा टॉपिक है, जब लिखना पड़ेगा आपको इसको 20 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें आपको मटेरियल चाहिएगा क्या क्या लिखना है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा इसमें पॉइंट्स आपके रखे हैं कि आप इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग में रहेंगे आपके पॉइंट्स, तो आप उसको आंसर को एक्सपेंड कर सकते हैं। नहीं तो सतत विकास का आपसे क्या समझते हैं, उसमें आप एक पेज ही लिखेंगे, उसमें आपका पूरा हो जाएगा। ये कुछ हेडिंग्स है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप आंसर लिखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।